अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर यासिर। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हीमोग्लोबिन यूरिया। हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब है कि हीमोग्लोबिन टूट कर पेशाब के अंदर आती है। जब आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स जानवर के टूटते हैं तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन खून से निकलकर पेशाब में मिक्स होकर पेशाब के ज़रिए बाहर निकलती है। पेशाब का कलर हो जाता है कहवा कलर, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। आम जुबान में इसको रक्त मूत्रा कहते हैं। आम तौर पर जो रक्त मूत्रा होता है उसकी दो वजूहात हैं, कौ के अंदर और बफ के अंदर दो वजूहात हैं। उसमें एक वजह है पीपीएच फास्फोरस डेफिशिएंसी, जिसको हम कहते हैं पीपीएच पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, इसका मतलब ये है। दूसरा होता है बिबीजियोसिस। बिबीजियोसिस टिक्स की वजह से होता है, ये टिक बॉर्न डिजीज़ है। इन दोनों में डिफरेंस ये है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये इतना अहम टॉपिक है, जितने भी फार्मर्स हैं या प्रैक्टिशनर हज़रात हैं, तो वीडियो थोड़ी सी ये लंबी हो जाएगी। आपने इसको अच्छी तरह टाइम निकाल के इस सारी की सारी वीडियो को देखना है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह सुनना है, ताकि आपको आगे इसमें इसको जज करने में आसानी हो कि आपके जानवर को मसला क्या है और इसका इलाज किस तरह करना है और इसके लिए एहतियात क्या क्या है। सबसे जो मेन फ़र्क है, दोनों में पेशाब के अंदर हीमोग्लोबिन यूरिया आता है, दोनों के अंदर पेशाब का कलर कहवे का कलर होता है। और मेन डिफरेंस ये है सबसे, वो टेम्परेचर का है। जो पीपीएच है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, जो फास्फोरस की कमी की वजह से होता है, दूध वाले जानवरों में होता है। उसमें टेम्परेचर नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर होता है या सब नॉर्मल होता है, उसमें फीवर नहीं होता। जो बिबीजियोसिस है उसमें टेम्परेचर होता है। बिबीजियोसिस जानवर को किसी भी स्टेज पर हो सकता है, चाहे जानवर मिल्किंग वाला है या नहीं है। लेकिन जो पीपीएच है ये दूध देने वाले जानवरों को होता है मोस्टली, और मोस्टली उस वक्त होता है जब जानवर पार्चुरेशन के करीब हो, बच्चा देने के करीब हो, या वो बच्चा दे चुका हो, तो उस 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर अंदर किसी भी वक्त हो सकता है। जो बिबीजियोसिस है वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड जानवरों को होता है, जिनमें टिक्स के खिलाफ मुज़ाहमत नहीं होती, जिनको टिक्स ज़्यादा लगते हैं। जितने भी जो भी रक्त मूत्र है, अपना हीमोग्लोबिन यूरिया रक्त मूत्र, उसमें कॉन्स्टिपेशन होती है क्योंकि खून की कमी हो जाती है, उसमें कब्ज़ होती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है जानवरों को। ये दोनों में होता है। पीपीएच में ज़्यादा होता है पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया, और बिबीजियोसिस में कम होता है, लेकिन दोनों में होता है। जो पीपीएच है वो भी जानलेवा बीमारी है और बिबीजियोसिस भी, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर ट्रीटमेंट दोनों का ठीक हो जाए तो जानवर उसमें बच जाता है दोनों के अंदर। बिबीजियोसिस में अगर हम लेट कर दें, एक दिन लेट हो जाए, तो उसमें बचने के चांसेस कम हो जाते हैं बनिस्बत पीपीएच के। जब भी हमने इन दोनों में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, हीमोग्लोबिन यूरिया पीपीएच जो है वो अब जानवरों में ज़्यादा हो रहा है। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि ये फास्फोरस की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जब से डीएपी महंगी हुई है ज़मीन के अंदर, डीएपी फास्फोरस का लेवल कम है घास के अंदर। जब घास हम उगाते हैं तो फार्मर हजरात उसको डीएपी ज़्यादा नहीं देते, उसकी वजह से फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस वजह से ये बीमारी पिछले 1-2 सालों में जब से ये महंगाई ज़्यादा हुई है, उसमें ये बीमारी ज़्यादा हो गई है। अब दोनों में इलाज जो है, ट्रीटमेंट मैं अब दोनों में बताने लगा हूँ। दोनों में इलाज का जो पहला मेन है कि उसमें ब्लड की कमी है, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। जब भी आप देख लें दोनों बीमारियों के अंदर, अगर जानवर प्रेग्नेंट है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरफ जाएं। आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, इससे जानवर के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ट्रीटमेंट में सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। अब पीपीएच का पहले ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। आम तौर पर फील्ड के अंदर दोनों के अंदर एक ही ट्रीटमेंट चलता है। एक इमिजोल लगा लेते हैं जो बिबीजियोसिस का ट्रीटमेंट है, दूसरा फास्फान लगा देते हैं जो फास्फान ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि सपोर्टिव थेरापी है पीपीएच के लिए, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिन यूरिया के लिए। तो जो पीपीएच का ट्रीटमेंट है उसमें हमने
फास्फान टोल्डिफान जो इंजेक्शन है वो हमने लगाना है, ये सिर्फ सपोर्टिव थेरापी है, वरना जो असल उसका ट्रीटमेंट है हमने फास्फोरस का सोर्स देना है, वो है सोडियम एसिड फास्फेट जो पाउडर फॉर्म में आता है। उसको आपने आईवी लगाना है डेक्सट्रोज के अंदर या नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके तकरीबन 80 ग्राम रोज़ाना लगाएं और उसको ओरल डोज भी दें, 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को। बाकी जो आईवी डोज है वो जानवर की आगे जो उसकी रिकवरी है उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, यानी अगर रिकवरी बहुत ज़्यादा हो गई है तो फिर उसको ओरल डोज देते रहें, साथ सपोर्टिव देते रहें, आईवी की ज़रूरत नहीं है, वरना आप लगा सकते हैं 3 दिन भी आईवी ये लगा सकते हैं ड्रिप में मिक्स करके नॉर्मल सलाइन के अंदर या डेक्सट्रोज के अंदर 80 ग्राम रोज़ाना। सपोर्टर के तौर पर हम फास्फान लगाएंगे और हम वो मल्टीविटामिन्स देंगे जिनकी वजह से ताकि उसकी ब्लड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, जैसे एमिविकाम इंजेक्शन है या इस तरह के और भी इंजेक्शन है, या ड्रिप्स वगैरह लगा सकते हैं जिसमें मल्टीविटामिन्स हैं या अमीनो एसिड्स हैं, जैसे मल्टीमेनोवी, इस तरह के ड्रिप्स आप लगा सकते हैं। ये ट्रीटमेंट हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें कब्ज़ होती है, क्योंकि दोनों में कब्ज़ होती है, तो हमने कब्ज़ कुशा पहले देना स्टार्ट कर देना है, जैसे लिक्विड पैराफिन है या मीठा सोडा वगैरह है, हमने शुरू में स्टार्ट कर देना है, चाहे कब्ज़ हो या ना हो, हमने पहले स्टार्ट कर देना है। अब ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं बिबीजियोसिस का। क्योंकि बिबीजियोसिस टिक्स बॉर्न है, इस वजह से हमने टिक्स को अपना अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं बिबीजियोसिस का। क्योंकि बिबीजियोसिस टिक्स की वजह से है और उसमें जो उसको मारने के लिए है। अब हम ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं बिबीजियोसिस का। बिबीजियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इमिडोकार्ब है जो इमिजोल में आती है, इसकी और भी प्रिपरेशन आती हैं, ये इसकी मैच्योर स्टेज के लिए है। बिबीजियोसिस जो बिबीजिया जरासीम है, इसकी जो मैच्योर स्टेज है, इमेच्योर स्टेज है, उसके लिए हमने एंटीबायोटिक लगानी है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 50 ml से लेकर 100 ml तक, जानवर के वेट को देखते हुए आईवी नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके। और इसमें टेम्परेचर भी होता है, तो हमने एंटीपायरेटिक भी देनी है कि टेम्परेचर को कम करने के लिए मिलॉक्सिकेम, फ्लोनिक्सिन, मेगलुमिन, कीटोप्रोफेन कोई भी इंजेक्शन लगा सकते हैं जिससे हमने इसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। क्योंकि इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होगी तो हमने कब्ज़ कुशा चीज़ें पहले दिन स्टार्ट कर दें, लिक्विड पैराफिन, मीठा सोडा वगैरह, इसमें ये भी स्टार्ट कर। अगर जानवर की हालत जैसे मैंने आपको बताई है कि अगर जानवर प्रेग्नेंट है, 7-8 महीने का प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी अपना पार्चुरेशन के करीब है, तो हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। तकरीबन 5 ड्रिप्स जो 500 ml वाली हैं, वो इतना ब्लड लगा दे तो जानवर की ज़िंदगी को हम सेव कर सकते हैं इससे। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या एहतियात हैं, क्योंकि ये बीमारी आ गई है, हमने ट्रीटमेंट इसका जिस कर लिया, इसके साइन सिम्टम हमने फार्मर को तो हमने ये आगाही देनी है, जितने भी फार्मर हैं हमने उनको ये आगाही देनी है कि जानवर को इन बीमारियों से बचाना किस तरह है। जो बिबीजियोसिस है जिसमें टेम्परेचर होता है, जो टिक्स बॉर्न है, तो उसमें सिंपल तरीके हमने टिक्स को कंट्रोल करना है। जितने भी तरीके हैं टिक्स को कंट्रोल करने के लिए, हमने टिक्स को कंट्रोल करना है, चिचड़ों को कंट्रोल करना है, इसकी वजह से हमारा जानवर इस बीमारी से बच सकता है। और भी जो बीमारियां हैं टिक्स की वजह से होती हैं उनसे भी बच सकता है सिर्फ टिक्स को कंट्रोल करने से। दूसरा जो पीपीएच है, ये फास्फोरस की कमी की वजह से होता है, इसलिए हम जब घास उगाते हैं तो उसमें हमें डीएपी देनी चाहिए। दूसरा, जानवर की जो खुराक है उसमें हम ऐसे मिनरल में इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें फास्फोरस हो, ताकि जानवर को फास्फोरस की कमी ना हो, क्योंकि ये दूध देने वाले जानवरों में फास्फोरस की कमी की वजह से होता है। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें जो जो 2 जानवर नज़र आ रहे हैं, एक कौ है ब्लैक कलर की और एक बफ है। जो कौ है इसको बिबीजियोसिस हुआ था, ये 8 माह की प्रेग्नेंट थी। इसको हमने ट्रीटमेंट जो मैंने किया है उसमें, इसका ट्रीटमेंट में मैंने सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है और बाकी भी ट्रीटमेंट की है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और इमिजोल, वो सारे ट्रीटमेंट की है। तो ये जानवर अल्लाह की रहमत से ठीक हो गया। जो दूसरा जानवर था उसको पार्चुरेशन हुए हुए तकरीबन 3 हफ्ते हो गए थे और जानवर को जो रतमूत्रा था वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए मैंने उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं की, सिर्फ सोडियम एसिड फास्फेट, टोल्डिफान और बाकी सपोर्टिव थेरापी की है, जिसमें इंजेक्शन है, मल्टीविटामिन्स और लेक्सेटिव दिए हैं ताकि कब्ज़ कुशा अपना उसको कब्ज़ ना हो।
तो ये दोनों जानवर अल्लाह की रहमत से ठीक हो गए हैं। ये सिर्फ चीज़ें दिखाने का मकसद है ताकि आपको पता चले कि ये बीमारी चाहे जानलेवा है लेकिन इसका इलाज हो सकता है। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दूसरे लोगों को शेयर करें। शुक्रिया।